नमस्कार प्रिय भारतवासियों। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जिला धमतरी के कुरूद विकास खंड से संविधान जानो अभियान की शुरुआत हुई। संत समाज आज जिसमें संविधान जानो अभियान से समस्त मानव समाज, समस्त बहुजन समाज को संविधान के जानने की शुरुआत हुई, जिसमें सतनामी समाज जिला धमतरी के अध्यक्ष सर भाव सिंह डहारे एवं समस्त पदाधिकारीगण एवं समस्त संविधान विशेषज्ञ उपस्थित थे। संत समाज, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक संविधान जानने के लिए अपने अपने घर में संविधान की पुस्तक जरूर रखिए, ताकि हम अपने हक अधिकार को जान सके संत समाज। और वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें। हुआ है, इसका अंदाजा जब हम लगाएंगे तो हम केवल लकीरें पीटे रह जाते हैं। साथियों, संविधान नहीं जानने की वजह से जो काले कुर्सी में जो जिसको जज बोलते हैं, एक जज हमारे साथ यहाँ भी बैठे हुए हैं जो हमेशा बहुजन समाज की बेहतरी के लिए फैसला दिए हैं, लेकिन कुछ जज ऐसे भी हैं जो हमेशा आरक्षण को लेकर तरह तरह की टिप्पणी करते हुए फैसले देते हैं, जिसका विपरीत परिणाम हमारे बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को पड़ता है। संविधान नहीं जानने के कारण हम उनके उन बातों को हाँ में हाँ मिला देते हैं, क्योंकि भाई ये कानून कहता है, ये जज ने बोल दिया, ये सही है। आज हम इसका थोड़ा सा आधे घंटे में डीएनए टेस्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं बात करता हूँ साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट में ताज़ा जजमेंट अभी 1 अगस्त 2024 को आए पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच। ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं साथियों, लेकिन हमारे गांव के एक एक व्यक्ति को जानना जरूरी है, उसका प्रभाव हमारे बहुजन समाज पर क्या पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध भारत के संविधान आर्टिकल 341 और 342 से है। आर्टिकल 16 से है जो हमको पदोन्नति के पदों में आरक्षण की बात कहता है, सीधी भर्ती में आरक्षण की बात कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात कहता है। इसका संबंध इस जजमेंट से है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच में 6-1 से यह फैसला दिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के भीतर वर्गीकरण किया जा सकता है, अर्थात SC और ST की सूची को बांटा जा सकता है। साथियों, यहाँ पर बांटने की बात हुई, क्यों बांटने की बात हुई ये भी जानना जरूरी है। भारत का संविधान आर्टिकल 341 में संविधान सभा के सदस्यों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह तर्क दिया था कि ये जो जाति है ये अति पिछड़ी जाति है, और उसमें लिखा हुआ है कि ये जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जो जाति है आर्टिकल 341(1) के अनुसार, आर्टिकल 342(1) के अनुसार, इन जातियों को ना ही किसी को, राज्यों को, ना किसी जातियों को जोड़ने का अधिकार है, ना किसी जाति को घटाने का अधिकार है। अर्थात जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो सूची है, इसमें किसी भी जाति में संशोधन, जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो यह राष्ट्रपति सूची के साथ छेड़छाड़ करना जैसा होगा। अभी तक ये 341 और 342 की परिभाषा रही है 1950 से लेकर 2024 तक, लेकिन अभी हाल ही में जो फैसला आया, यह फैसला इस संविधान के आर्टिकल के व्याख्या को पूरी तरीके से बदल दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ फैसला लिखते हुए कहा है कि ये जो 341 है जो अनुसूचित जाति की सूची बनाता है, 342 है जो अनुसूचित जनजाति की सूची बनाता है, जब ये सूची पहली बार 1937 में अस्तित्व में आई थी तो उस समय अनुसूचित जाति के लगभग 1108 जातियां सूचीबद्ध हुई थी और अनुसूचित जनजाति की लगभग 728 जातियां सूचीबद्ध हुई थी। और इस जाति को इस सूची में शामिल करने के लिए 13 मानक उस समय बनाए गए थे, जो 1931 के जनगणना में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जारी की थी, जिसके अंतर्गत कौन व्यक्ति कितना पिछड़ा हुआ है, क्या उसके साथ अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का व्यवहार होता है, कौन जंगल में रहने वाले हैं, कौन उनका जंगल में उसका शोषण होता है और किसका मैदानी क्षेत्र में जिसका शोषण होता है, इसके आधार पर 13 कॉलम की एक बिंदु बनी थी। और उस बिंदु में कुछ बिंदु
के अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित हुए, कुछ बिंदु अनुसूचित जनजाति के लिए और कुछ पिछड़े वर्ग के लिए। है तो सब के सब पिछड़े, किसी का के साथ ज़्यादा पिछड़ापन, किसी के साथ थोड़ा कम और किसी के साथ बहुत ज़्यादा। इसी के आधार पर 340, 341 और 342 की सूची बनी। लेकिन आज जिस तरीके से परिभाषित किया कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने फैसले में लिखे हैं, सीधी सी बातों में, सरल बातों में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आर्टिकल 341 है, 342 है, ये राज्यों को सूची में बदलाव करने का अधिकार देता है। अर्थात राज्य अपनी स्टेट की स्थिति को देखकर सूची में बदलाव कर सकती है, सूची को बांट सकती है। इस सूची में सब क्लासिफिकेशन अर्थात उप वर्गीकरण अर्थात कोटा के अंदर कोटा का निर्धारण कर सकती है। ये मेजर फैसला है और यह भी बात लिखी है, आगे मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि आर्टिकल जो 14 है, जो सबको कानून के समक्ष समान माना है। आर्टिकल 15 है जो धर्म, मूल व जाति के आधार पर किसी से भेदभाव करने की बात नहीं कहता है। आर्टिकल 16 है जो सारे सरकारी संस्थाओं में हमको नियोजन का या नौकरी में आने का जो समान अधिकार प्राप्त हुआ है, ये एससी और एसटी की सूची में बदलाव करने से रोकता नहीं है। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ ने चीनी परिभाषा दी है। और एक अनुसूचित जाति का जज जस्टिस गवई, उन्होंने 286 पेज की जजमेंट लिख डाली अनुसूचित जाति के को बांटने के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के भीतर क्रीमी लेयर लगाने के लिए। और इन्होंने कहा जस्टिस गवई ने कि जो एक पीढ़ी आरक्षण ले चुका है अब उनको स्वतः छोड़ देनी चाहिए। उनका कहना है कि हमारे अनुसूचित जाति के अंदर कुछ जातियां उच्च पदों में पहुंच गई है, इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। और यह भी बात कहा है कि जो ये आर्टिकल 341 और 342 है, ये अनुसूचित जाति जनजाति के भीतर क्रीमी लेयर लागू करने से रोकता नहीं है। तो ये जो जजमेंट है साथियों, इसमें पूरा अनुसूचित जाति जनजाति समाज प्रभावित हो रहा है। अब देखिए, 7 जजों में से 6 जज उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के समर्थन पे थे, लेकिन एक जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, उन्होंने जो जजमेंट लिखा है लगभग 88 पेज के आसपास, वो ये सारे जज जो अनुसूचित जाति को बांटने, कोटे के भीतर कोटा करने, कोटे के भीतर क्रीमी लेयर लागू करने के जो तर्क दिए हैं, उन सारे तर्कों को खारिज करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने ये 9 जजों की बेंच इंदिरा साहनी केस, जिसका जिक्र आदरणीय मेश्राम साहब कर रहे थे, इस जजमेंट का हवाला देते हुए लिखा है कि क्रीमी लेयर एससी एसटी में लागू नहीं हो सकता। क्यों लागू नहीं हो सकता? क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग ऑलरेडी पिछड़ी जातियां हैं। और उन्होंने इंदिरा साहनी केस में जो जस्टिस जीवन रेड्डी जो अध्यक्षता कर रहे थे 9 जजों की बेंच की, उनका उल्लेख 725-795 पेज में 95 पेज में जो उल्लेख किया है, उसका हवाला देते हुए लिखा है कि क्रीमी लेयर टेस्ट ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए लागू नहीं हो सकता। और जब अनुसूचित जाति जनजाति ऑलरेडी पिछड़ी हुई जातियां हैं, तो इनका किसी भी प्रकार से परीक्षण करने के लिए या डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये 2 बातें मेजॉरिटी तरीके से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के जो फैसले दिए हैं उसको खारिज करते हुए लिखी है। और जस्टिस गवई ने जो क्रीमी लेयर के लिए जो सिफारिश की है, उन्होंने केवल अपने जो मन में जो बात चल रही थी उसके फैसले में लिख दिया है। साथियों, जब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, तो जब फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो उसके ऊपर के बेंचों के जो फैसले हैं, जिसको कानून की भाषा में न्याय दृष्टांत कहा जाता है, न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए फैसले किए जाते हैं। यदि आप उस फैसले को पढ़े लिखे समाज अगर देखेगा, तो उसमें कहीं पर भी समुचित तर्क या कोई डेटा या कोई न्याय दृष्टांतों का फैसला उस फैसले में नहीं है। केवल ये कहा है कि इंदिरा साहनी केस में जो ये क्रीमी लेयर की जो बात है, ये एससी एसटी में भी लागू किया जा सकता है। लेकिन इसी फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा है कि भाई इस फैसले के अनुसार से एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकता, एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन नहीं लागू हो सकता। यदि ऐसा करते हैं तो ये राष्ट्रपति की सूची में छेड़छाड़ करने जैसा होगा। साथियों, ये एक प्रकार से मैं अगर ठेठ भाषा में कहूँ तो जिसके पास दांत है उसके पास चना नहीं, और जिसके पास चना है उसके पास
दांत नहीं का ये जो अवधारणा है, इसको शामिल करने के लिए, इसको लागू करने के लिए ये एक लिटमस टेस्ट हमारे बीच में फेंका गया है। और हमारा जो समाज है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में सर्वोच्च माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन साथियों उस फैसले पर असहमति जताने का अधिकार हमको है। और ये आज हम तो ये प्रण किए हैं कि हमको गांव-गांव के लोगों को बताना पड़ेगा कि हमको इस फैसले पर असहमति जताना क्यों जरूरी है। साथियों, सपोज यदि मैं धरातल की बात करूं, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति में सतनामी कम्युनिटी ज़्यादा संख्या में है, उसके बाद गाड़ा समुदाय, कुछ घसिया समुदाय, महार समुदाय है, तो सब भाई मैंने जैसे बताया यहाँ पर। लेकिन जाति के पिछड़ेपन के आधार पर अंग्रेजों ने 1931 के जनगणना के आधार पर 1937 में जब सूची बनाई, तो उस समय उनके पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक भेदभाव के आधार पर, उनकी सुख सुविधाओं के आधार पर वंचित समुदाय, बाबा साहब जिसको डिप्रेस्ड क्लास कहते थे, डिप्रेस क्लास को 3 वर्गों में बांटा था। है सबके सब भाई, कोई अनुसूचित जाति में शामिल हो गए, कोई जनजाति में शामिल हो गए, कोई पिछड़े वर्ग में शामिल हो गए। और एक बात और मैं प्रमुखता से यहाँ पर रखना चाहूँगा, संविधान में 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश गणतंत्र हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, तो संविधान में पहले से ही आर्टिकल 341 और 342 आया है। मतलब ये इनबिल्ट है, जैसे हमारे मोबाइल में आजकल मेमोरी का कार्ड है, वो इनबिल्ट होके आ रहा है। तो संविधान में आर्टिकल 341 और 342 इनबिल्ट होके आई है। संविधान में आरक्षण इनबिल्ट होके आया है, ये किसी का दिया हुआ नहीं है। ये हमारे महान पुरखे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा गुरु घासीदास, महान बिरसा मुंडा जी, ज्योतिबा फूले जी, ऐसे हमारे जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, इनके संघर्षों से ये हमको प्राप्त हुई है। और ये हमको विरासत में हमारे पुरखों के लड़ाई की बदौलत। इस केस का ताल्लुक आरक्षण के ऐतिहासिक संघर्ष से है। मैं अभी थोड़ा सा ऐतिहासिक संघर्ष को भी आपको बताना चाहूँगा। मैं हमारे देश में आरक्षण कैसे आया। वैसे देखा जाए साथियों, तो आरक्षण कई हजार सालों से चला रहा है। एक आरक्षण झाड़ू लगाने के लिए था, एक आरक्षण तालाब किनारे रहने के लिए था, एक आरक्षण मरे जानवरों को उठाने के लिए था, एक आरक्षण तथाकथित कुलीन वर्ग के घर में कपड़ा साफ करने के लिए था, एक आरक्षण उसके घर में गाय बछड़ों को पोसने के लिए था। ये आरक्षण हमको मिला। एक आरक्षण उनको था जो रानी का जो बेटा है वो राजा ही बनता था, फिर उसका बेटा फिर राजा बनता था, फिर उसका बेटा फिर राजा बनता था। और मुझे बोलने में शर्म भी आती है, लेकिन जो हकीकत है उसको बोलना पड़ेगा। और वो राजा जब हमारी बेटी बहन शादी होके जाती थी, तो हमारी बेटी बहन को एक दिन के लिए ले जाते थे। ये राजा थे जो रानी के पेट से पैदा होता था। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जो इतना जड़ता समाज में आ गई थी, समय समय पर जो जिन महापुरुषों का नाम मैंने अभी लिया है, इन्होंने ठोकर मारने की कोशिश किया। तो ये जो आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जिसको हम सीधी समान भाषा में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहते हैं। त्रावणकोर रियासत में 1874 में सबसे पहले ये वंचित समाज की ओर से ये बात आया कि हमको इस रियासत में भागीदारी मिलनी चाहिए। और 1891 में त्रावणकोर की रियासत में आरक्षण का प्रावधान पहली बार लागू हुआ 50% पिछड़ी जातों के लिए। 1902 में साहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर रियासत में आरक्षण की व्यवस्था की, गैर ब्राह्मणों को, और सारे लिए सीट निर्धारित कर दिए। 1917 में मद्रास स्टेट में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किया, और सारे जो गैर ब्राह्मण जाति हैं उनके लिए सीट निर्धारित किया गया। तो इस प्रकार देशी रियासत में इस देश के वंचितों के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार आया। अब ब्रिटिश औपनिवेशिक स्टेट में जहाँ जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करती थी, वहाँ सबसे पहले महामना ज्योतिबा फूले ने सन 1882 में हंटर कमीशन के समक्ष इन्होंने मेमोरेंडम दिया था कि इस देश के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके बच्चों को निःशुल्क
KG 1 से लेकर नर्सरी से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई निःशुल्क होनी चाहिए। ये ज्योतिबा फूले ने कहा था और अंग्रेजी में भाषण देके कहा था। और उनका ये कहना था इस देश के जो पिछड़े हुए जो जमात के लोग हैं उनको शासन प्रशासन में सरकारी सेवाओं में भागीदारी मिलनी चाहिए। उनके बच्चों के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए सारी सुविधाओं के लिए उनके लिए बजट का प्रावधान करना चाहिए। आज जिस बजट की बात हम लोग कहते थे आज से 2-250 साल पहले हमारे महानपुर के ज्योतिबा फूले ने कही थे। नारियों के लिए महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थे। ये हंटर कमीशन के समक्ष बात रखी थी। साथियों, हंटर कमीशन में जो ड्राफ्ट ज्योतिबा फूले ने दिए था यह जब 1909 में भारत शासन अधिनियम आया तो उस समय उस ड्राफ्ट को ध्यान रखते हुए अंग्रेजों ने पहली बार कुछ रिजर्वेशन की व्यवस्था अपने ब्रिटिश उपनिवेश स्टेट में की 1909 में ब्रिटिश काउंसिल में। उसके बाद अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि हर 10 साल में जो अधिनियम हम बना रहे हैं इनमें संशोधन किया जाए। जैसे आज संविधान संशोधन होता है उस समय भी ये होता था। तो उसके बाद जब 1919 में फिर इस संवैधानिक व्यवस्था को ब्रिटिश उपनिवेश की संवैधानिक व्यवस्था को जब संशोधन करने की बारी आई तो उस समय एक कमेटी बनती थी जिसमें 2 लोग होते थे। एक ब्रिटिश काउंसिल के लोग होते थे जो इंग्लैंड में शासन करते थे और एक हमारे भारत के उनके प्रतिनिधि होते थे। तो जेम्स फोर्ड मॉन्टेग्यू एक समिति थी जिसको फिर साउथ बोरो कमीशन नाम दिया गया। यह भारत आया और 10 साल में जो प्रथम भारतीय अधिनियम 1909 में जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई थी आरक्षण की व्यवस्था बनाई थी तो कितने इस देश के लोगों को उसका लाभ मिला इसको देखने की जिम्मेदारी साउथ बोरो कमीशन की थी। तो उस समय ज्योतिबा साहू जी महाराज ने ओबीसी की तरफ से एक जाधव जी को और SC ST की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को साउथ बोरो कमीशन के समक्ष मेमोरेंडम प्रस्तुत करने के लिए भेजा था। और उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक विस्तार पूर्वक ड्राफ्ट कि बम्बई प्रेसिडेंसी में, नागपुर प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग की स्थिति कैसी है और हमको क्या चाहिए। यहाँ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कड़ा संघर्ष बहुजन समाज को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए शुरू हुआ था। और 1919 में फिर संविधान संशोधन के तहत इन्होंने जो 10 साल में जो व्यवस्थाएं दी उस संशोधन के तहत 1909 में जब भारत शासन अधिनियम बना तो कुछ और आरक्षण की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की गई। और उस समय जो ब्रिटिश उपनिवेश स्टेट थे उनके काउंसिलों में SC ST OBC के लिए सीटें निर्धारित की गई और इसकी मांग भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साउथ बोरो कमीशन के समक्ष रखा था कि हमको काउंसिलों में सीटें दिया जाए क्योंकि ये जो कुलीन वर्ग है ब्राह्मण वर्ग है ये हमको सीधे सीधे यहाँ इजाजत नहीं देता। तो साथियों इस तरीके से ये आरक्षण का संघर्ष हुआ था। फिर 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने इसमें कुछ सुधार करके सारे जातियों के लिए सीट निर्धारित कर दिया था। साइमन कमीशन इसी को देखने भारत आया था और 1919 में जो संवैधानिक व्यवस्था दी थी इसमें संशोधन करने के लिए कितना बेहतर हुआ, क्या कमी हो गई, इसको देखने के लिए साइमन कमीशन भारत आई। और साइमन कमीशन ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साइमन कमीशन के समक्ष यहाँ के पिछड़ों के लिए राजनीतिक अधिकार मांगा, पृथक निर्वाचन मंडल मांगा, मताधिकार सारे यहाँ के वंचित जमात के लोगों के लिए मांगा। और इसमें कुछ मतभेद हुआ, उस मतभेद को दूर करने के लिए 3 बार गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई वहाँ इंग्लैंड में, जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रतिनिधित्व का अधिकार हमको क्यों चाहिए ये पूरा विस्तार पूर्वक बात रखा था। मैं बाबा साहब की एक स्पीच को यहाँ पर रखना चाहूँगा। गांधी SC ST OBC को पृथक राजनीतिक अधिकार देने के वो खिलाफ थे और वो बोलते थे कि मैं अपनी प्राण की अंतिम आहुति दे दूंगा लेकिन किसी भी हाल में मैं SC ST OBC को पृथक राजनीतिक अधिकार नहीं देने दूंगा। और उनका यह तर्क था कि मैं हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में बिखराव नहीं चाहता। बाबा साहब का कहना था कि मुस्लिम को पृथक प्रतिनिधित्व देने से आपको कोई आपत्ति नहीं है, सिख को देने में कोई आपत्ति नहीं है, एंग्लो इंडियन को देने में कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर हमें देने में क्यों आपत्ति है।
जब इनको देने से देश नहीं बढ़ रहा है तो हमको देने से क्यों देश बढ़ जाएगा? और मैं इस देश के अस्पृश्य पिछड़े लोगों को प्रतिनिधि हूँ। ये बाबा साहब का तर्क था और बाबा साहब का कहना था कि मैं इस बात से, इस सभा के लोगों से मुझे सख्त ऐतराज है कि ये लोग कहते हैं कि डिप्रेस क्लास की समस्या का समाधान राजनीतिक धरातल से निकल कर कहीं दूसरे धरातल में निकलेगा या सामाजिक धरातल से निकलेगा। मैं इस बात से मुझे सख्त आपत्ति है और ये मैं बार बार ऐतराज करता हूँ कि हमारे समस्या का समाधान राजनीतिक धरातल से ही निकलेगा, कहीं और से नहीं निकलेगा। हमारी समस्या असल में सामाजिक न होकर एक बृहद रूप से राजनीतिक है, इसलिए हमको राजनीतिक सत्ता चाहिए और राजनीतिक सत्ता में हमारे डिप्रेस क्लास के लोगों को भागीदारी चाहिए। तो इस तरीके से साथियों आरक्षण का जो अवधारणा है ये संविधान में इनबिल्ट आया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो मसौदा तैयार हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ड्राफ्ट दिया था, उस ड्राफ्ट के आधार पर सामुदायिक अधिनिर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड अनुसूचित जाति जनजाति इस पिछड़े वर्ग डिप्रेस क्लास के लिए ये लागू हुआ, अर्थात 2 वोट का अधिकार हमको मिला। ये हमारा एक पृथक निर्वाचन अधिकार था कि हम एक अपने समुदाय को भी वोट दे सकते थे और एक दूसरा भी वोट दे सकते थे। और इस प्रकार जब 1935 अधिनियम आया, प्रथम भारतीय अधिनियम, तो आज जो हम आर्टिकल 16 के तहत शासकीय सेवाओं में जो हमको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, राजनीति में हमको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, SC ST के लिए जो बजट का प्रावधान है, ये 1935 में आ गया था। यदि हमारा पढ़ा लिखा समाज प्रथम भारतीय अधिनियम को यदि गूगल में सर्च करके देखेंगे तो ये सारे अधिकार हमको 1935 में मिल गए थे और यही आगे संविधान सभा में प्रस्तुत हुआ। इसलिए कुछ लोग ये टीका टिप्पणी करते हैं कि भारत का संविधान जो बना हुआ है ये कॉपी पेस्ट है। जो ऐसा बोलते हैं कि इसके लिए काफ़ी संघर्ष हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर बोला कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए जो सूची बनी है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये संविधान में इनबिल्ट आया है। लेकिन जो पिछड़े वर्ग की बात है, क्योंकि जब आर्टिकल 340 लिखने की बारी आई, साथियों 340 की परिभाषा गढ़ी गई कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं इनको पहचान कर राष्ट्रपति एक सूची बनाएगा और यही पिछड़े वर्ग कहलाए। तो अब जब ये पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में जब फैसला लिखने की बारी आई तो चीफ जस्टिस महोदय जो हमारे कम्युनल अवार्ड को ख़त्म करके यरवदा जेल में गांधी आमरण अनशन करके हट करके हमारे 2 वोट का अधिकार को छीन लिए और 2 वोट के अधिकार को छीन के हमारे लिए रिजर्व सीटें की व्यवस्था कर दी। तो पूना पैक्ट में और भी प्रावधान थे उसमें कि इस देश के डिप्रेस क्लास के लिए उनकी आजीविका जन कल्याण शिक्षा के लिए पृथक से बजट बनाया जाएगा। यह पूना पैक्ट के सर्तम लिखा हुआ है, आप खोज सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पृथक निर्वाचन सीटें तय की जाएगी। नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक की जो पढ़ाई है वो SC ST OBC के लिए निःशुल्क दी जाएगी। उनके लिए हॉस्टल का व्यवस्था किया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये पूना पैक्ट ये करार हुआ है और इस करार में साइन करते हुए बाबा साहब फूट फूट कर रहे कि एन तैन प्रकरण करके कम्युनल अवार्ड को वापस लेना है। साथियों अंततः कम्युनल अवार्ड वापस हो गई है। यदि मेरी बात को आपको विश्वास नहीं होगा तो आज ही आप अमेज़न में एक किताब सर्च करिए, चमचा युग, मान्यवर कांसीराम साहब जी ने लिखी है। उस चमचा युग की किताब में आप देखेंगे तो जो कम्युनल अवार्ड लागू करने वाले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने कई बार गांधी को यरवदा जेल में चिट्ठी लिखी थी कि गांधी जी जब इस देश के मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। साथियों आज यदि इस देश के जो मुस्लिम समुदाय को बोलेंगे कि संविधान बनने से पहले आपको 30% राजनीति में अधिकार था, आपको पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार था, पृथक आरक्षण था, बोलेंगे तो मुस्लिम लोग इसको नकारेंगे। लेकिन ये फैक्ट है, गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन, मुस्लिम और सिख इन सब के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। इनको राजनीति में इनको पृथक सीटें निर्धारित हुई थी। आज हमको भले नहीं दिखता वर्तमान में, लेकिन उस समय था।
तो साथियों, रैमजे मैकडोनाल्ड ने गांधी जी को पत्र लिखा था, गांधी को, कि अब ये जिद छोड़ दीजिए। जब ये कई हजार साल से पिछड़े हुए जाति हैं, ये लोग अपना हक मांग रहे हैं, तो आपको इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। उनका एक बेबुनियाद तर्क यही था कि अस्पृश्यों को, डिप्रेस क्लास को पृथक राजनीतिक अधिकार देने से हिंदू धर्म जो है वो खंडित हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये 1932 की बात है, आज तो संविधान बने 74 साल हो गए हैं। मैं जाति को सपोर्ट नहीं करता, मैं कास्ट से क्लास को विश्वास करता हूँ, इस आंदोलन का भागीदारी हूँ। लेकिन आज भी साथियों, किसी गांव में जाएंगे तो हिंदू पारा और सतनामी पारा, ये दो पारा आज भी हमको सुनने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आज भी हमको नहीं मान। इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समय कहा था कि हमारी अलग आइडेंटिटी है, हमारी अलग पहचान है, आप हमारी पहचान अपने साथ हमको मत जोड़िए, हमको पृथक अधिकार हमको चाहिए। और इस डिप्रेस क्लास का नेतृत्व करता मैं हूँ, क्योंकि मुझे इस देश से लाखों लोगों के तार मिले हैं कि गोलमेज सम्मेलन में मुझे क्या बात रखने हैं। तो साथियों, इस तरीके से जो आज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ये जस्टिस गवई जो हमारे समुदाय का है, और ये इसके पिताजी रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जिनको हमारे समाज के लोग, अभी हमारे जो अनुसूचित जाति की और जो जाति हैं जिनकी संख्या कम है, जनजाति की कुछ और जाति हैं जिनकी संख्या कम है, आज उसको दूसरा अम्बेडकर बोल रहे हैं, गवई जी को। लेकिन गवई जी ने एक लकीर खींच दिया हमारे एससी और एसटी के बीच में। अब ये बात आ गई है कि फलाना का हिस्सा फलाना खा रहा है, फलाना का हिस्सा फलाना खा रहा है। ये आपस में अब हम जो जातियों को, जो साथियों 74 साल हो गए संविधान को बने, और इस संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, वो अधिकार को भी हम अभी अचीव नहीं कर पाए हैं। और अभी ये अब बांटना शुरू कर दिया कि फलाना हिस्सा ये खा रहा है, इसका हिस्सा ये खा रहा है। अरे भाई, कौन हिस्सा किसको खा रहा है, रिकॉर्ड देख लें। अभी 2023 में अभी जो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, इन्होंने एक सवाल के जवाब में दिया कि 2016 से लेकर 2023 तक देश के उच्च न्यायालय के बेंचों में जो जजेस नियुक्त हुए हैं, उसमें लगभग 77% जज सामान्य वर्ग के हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए। केवल 3% प्रतिनिधित्व एससी का है, 1% प्रतिनिधित्व एसटी का है, और 7% प्रतिनिधित्व ओबीसी का है। इतने जज हैं अभी इस देश में एससी एसटी ओबीसी के, जिनकी संख्या 85% है। तो इस जजमेंट का जो प्रभाव है व्यापक रूप से एससी एसटी वर्ग के ऊपर पड़ेगा। साथियों, अब देखिए, क्या सब क्लासिफिकेशन से समस्या का समाधान हो जाएगा? इस बात पर भी मैं चर्चा करना थोड़ा सा चाहूँगा। साथियों देखिए, बांटने का सिलसिला कब शुरू हुआ? माने साहब ने हमको कैडर में भी बताया था कि जितने लोग बाबा साहब के साथ चले, कांसीराम साहब जी के साथ चले, उन वर्गों को अलग रखने का एक इनका पैंतरा है।